काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहां मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। छात्रों, JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत यादव, इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग ट्रांसफार्मर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी हमारे वीडियोस आएंगे वह NSQF लेवल 5 के अनुसार, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 5 के अनुसार हम लोग इस तरीके से वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वह है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हम लोग देखते क्या है कि अपने गांव में किसी सब स्टेशन पे जगहों पे हर जगह पे ट्रांसफार्मर हमें देखने को मिलते हैं। उसी ट्रांसफार्मर के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि उस ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, EMF इक्वेशन क्या है तथा वोल्टेज रेगुलेशन क्या है और इफिशियंसी क्या है, लॉसेस क्या है तथा विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मरों के गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम लोग आज ट्रांसफार्मर की डिफिनीशन के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर कहते किसको हैं। तो ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस which convert the AC quantity, voltage or current one level to another level, same frequency and constant kVA rating। आज हम ट्रांसफार्मर की डिफिनीशन में देखते हैं कि ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस which convert AC quantities, voltage or current one level to another level, same frequency and constant kVA rating। It means इसका मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार की वैद्युत स्थैतिक युक्ति है जो कन्वर्ट करती है एसी क्वांटिटीज या अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल में सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट केवी रेटिंग पर। जब इसका मतलब यह है कि यह निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में तथा उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करती है यह ट्रांसफार्मर, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी न तो चेंज होता है और न इसकी कांस्टेंट केवी रेटिंग चेंज होती है। जैसा कि हम लोग एक ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए प्रायः एक कोर का प्रयोग किया जाता है। यह हमारी कोर होती है और यह इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको कोर कहते हैं तथा इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। यह हमारी होती है प्राइमरी वाइंडिंग तथा यह होता है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग और यहां हम एसी वोल्टेज या अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की अल्टरनेटिंग करंट या एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं और इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है इसको I1 तथा यहां पे जो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और जो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनकी संख्या डिफरेंट होती है और यह डिपेंड करता है कि हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन। जैसा कि हम लोग अगर या इसको हम मान रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग, तो प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्नों की संख्या हम कुछ अलग रखते हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्नों की संख्या कुछ अलग रखते हैं और यह हमारा डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर स्टेप है कि स्टेप डाउन। अगर हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है तो उसके प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम रखी जाती है तथा सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्नों की संख्या ज्यादा रखी जाती है। तो अगर यहाँ पे हम टर्नों की संख्या को N1 मानते हैं तो यहाँ पे टर्नों की संख्या को हम N2 के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल को E1 के नाम से जानते हैं, तो सेकेंडरी में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल को हम प्रायः E2 के नाम से जानेंगे। तथा अब हम लोग इस ट्रांसफार्मर में देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर की हमारी कोर बनाई जा रही है, जिस कोर की बात करते हैं, यह कोर हमारा प्रायः बनता है किसका, हाई परमिबिलिटी। यह कोर होनी चाहिए किसकी, हाई परमिबिलिटी मटेरियल की होनी चाहिए। हाई परमिबिलिटी मटेरियल का कोर होना चाहिए तथा इसका रिलक्टेंस लो रिलक्टेंस होना चाहिए। जो कोर का रिलक्टेंस होना चाहिए वह रिलक्टेंस प्राय लो रिलक्टेंस होता है तथा यह कोर प्राय CR0 मटेरियल की बनाई जाती है। CR0 मटेरियल होता क्या है, जिसको हम जानते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ग्रेन ओरिएंटेड
स्टील। हम किसी भी ट्रांसफार्मर की कोर को बनाने के लिए सीआरजीओ मटेरियल का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि सीआरजीओ मटेरियल हाई परमेबिलिटी रखता है तथा लो रिलक्टेंस पाथ रखता है, इसलिए हम ज्यादातर कोर के रूप में सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। तथा ट्रांसफार्मर में जो यह कोर होती है, यह कोर हमारा इस कोर का काम है कि फ्लक्स को रास्ता प्रोवाइड करना। जो यहां से अगर कोई भी सप्लाई, यहां से अगर अल्टरनेटिंग एसी सप्लाई हम इसको देते हैं तो इसमें वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी और करंट फ्लो होने के बाद यहां पे उत्पन्न होता है एमएमएफ, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। जो एमएमएफ उत्पन्न होगा तो एमएमएफ बराबर होता क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि एमएमएफ बराबर होता है N इंटू आई। N इंटू आई मतलब क्या है, N मींस क्या, नंबर ऑफ टर्न और I मींस क्या, करंट। यदि किसी इस बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स है और इसमें क्या कर रहे हैं, हम धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें क्या उत्पन्न होंगे, फ्लक्स उत्पन्न होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इस एमएमएफ को हम प्रायः एम्पियर टर्न के इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न। और अगर हम बात करते हैं एमएमएफ बराबर N इंटू आई, तो फ्लक्स फाई बराबर होता है हमारा एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स F अपॉन रिलक्टेंस। और यही फ्लक्स हमारे इस कोर में, ट्रांसफार्मर के कोर में सेटअप होता है और यही फ्लक्स हमारा क्या करता है, प्राइमरी कोर के माध्यम से प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाता है, जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। जैसा कि जिसको हम अभी वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से देखेंगे, कैसे हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में कितना ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, जो E1 वह कैसे उत्पन्न हो रहा है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है E2 वह कैसे उत्पन्न होता है, और किसको हम किस नाम से जानते हैं। और हम लोग यह भी देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, यह प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती हैं। तो हम लोग यह भी देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, तो हम लोग लिखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती हैं, तथा जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे कनेक्ट होती हैं, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी आर कनेक्टेड मैग्नेटिकली। तो हम लोग देखें कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग मैग्नेटिकली कनेक्ट होती है। हमने लोग देखा कि जो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वह कैसे कनेक्ट होती है, मैग्नेटिकली कनेक्ट होती है। इसलिए एक क्वेश्चन आता भी है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि पूछता हमसे कि ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके बीच रेजिस्टेंस का मान कितना होता है। तो चूंकि यह क्या है, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं है, मैग्नेटिकली कनेक्ट है, इसलिए हम बोलते क्या है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जो रेजिस्टेंस का मान होता है वह अनंत रेजिस्टेंस का मान होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह हमारा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। जैसा हमारे एग्जामों में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में हमेशा पूछता है कि यह ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि आज हम लोग देखेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। फैराडे का म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत क्या है, हम लोग अभी देखेंगे। जैसा फैराडे ने अपना नियम दिया था कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटे, चाहे चुंबकीय फ्लक्स किसी चालक को काटे, तो इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर इस प्राइमरी वाइंडिंग में यदि कोई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें यह करंट फ्लो होगी, और यह करंट फ्लो होगी तो यह करंट इस वाइंडिंग से होते हुए इस तरीके से जाएगी, और यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, एक फ्लक्स उत्पन्न होगा, और यह कोर सचलाई का इस कंडक्टर की भांति काम कर रही है, इसमें फ्लक्स उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम लोग को देखा कि फैराडे ने जो अपना नियम दिया था कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटे या कोई चुंबकीय फ्लक्स किसी चालक को काटे तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और दो प्रकार के यह विद्युत वाहक बल होते हैं, एक होता है हमारा स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक होता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम लोग इसमें देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की जब प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है तो इसके कोर में एक फ्लक्स सेटअप होता है, और यह फ्लक्स क्या करता है कि एक फ्लक्स सेटअप होने से कारण इसके वाइंडिंग कंडक्टर को कट करता है और उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, और जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसको E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से जानते हैं। और यह E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ
प्राय इसमें होता है, किसके काम होता है, सेल्फ इंडक्शन। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें जो होता है इसको क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि यह उसी वाइंडिंग जिसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसी के कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तथा यह जो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, तो यह म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत क्या होता है कि जब किसी कुंडली में, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर इस कोई कुंडली है यहाँ पे और इस कुंडली में हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ पे कोई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इसके पास रखी हुई अगर कोई कुंडली है, ठीक है, अगर इसके पास कोई रखी हुई कुंडली है तो इसके फ्लक्स इसके कंडक्टर को कट करते हैं तो इसमें भी ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के इंडक्शन को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इस ट्रांसफार्मर की जो कोर है, यह कोर एक यह है, पूरी यह कोर है जिसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ है और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ है, तथा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग हमेशा इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं है, दोनों मैग्नेटिकली कनेक्ट है। बट वह दोनों क्या है कि जब इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे तो जो फ्लक्स होंगे वह फ्लक्स कोर के माध्यम से इस तरीके से यहाँ होते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग के कंडक्टर को कट करेंगे। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के कंडक्टर को कट करेंगे तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा और जो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है उसको हम E2 के नाम से प्रदर्शित करते हैं और यही E2 इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम कहते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको कहते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसी सिद्धांत पे हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है, जिसको अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो इस ट्रांसफार्मर में सेल्फ इंडक्शन के कारण इसके प्राइमरी वाइंडिंग में E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हुआ है तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में E2 म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, इन दोनों किस पे डिपेंड करेंगे, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें उत्पन्न हुआ और कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें उत्पन्न हुआ है, यह दोनों डिपेंड करते हैं उसके नंबर ऑफ टर्नों की संख्या पर, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अगर तो हम कह सकते हैं कि जो E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यह जो E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ है वह हमारा डिपेंड किस पे करेगा, नंबर ऑफ टर्नों की संख्या पे, कितने नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी वाइंडिंग में कितने हैं, जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे उसी के हिसाब से इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ हमारा उत्पन्न होता है। तथा अब हम लोग इस ट्रांसफार्मर में यह देखते हैं कि कैसे हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन के टर्म में नंबर ऑफ टर्नों की संख्या क्या है तथा इंड्यूस्ड ईएमएफ की संख्या क्या है तथा उसमें करंट का मान कितना है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो हम लोग यह देखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में जो होगा वह नंबर ऑफ टर्नों की संख्या कम होगी और सेकेंडरी में हमारा नंबर ऑफ टर्नों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। जब प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम होगी और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज्यादा होगी तो उसी हिसाब से हम देखेंगे जो E1 उत्पन्न होगा, जो हमारा E1 सेल्फ इंडक्शन के कारण जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो हमेशा उत्पन्न होगा कितना, E1 इज ग्रेटर देन E2, हमेशा क्या होगा, E1 ज्यादा होगा, किससे, E2 से ज्यादा होगा। और उसी कारण स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो हमारा नंबर ऑफ टर्न N1 है वो हमेशा N2 से ज्यादा होगा तथा जिसमें हमारा क्या है, जब विद्युत वाहक बल जिसका ज्यादा मान है वहां उस क्षेत्र में हमारा करंट का मान I2 जो होगी वह क्या होगी, ज्यादा होगी और I1 का मान क्या होगा, कम होगा। वही चीज हम लोग देखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, यदि तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देखेंगे जो ईएमएफ उत्पन्न होगा E2 हमेशा ग्रेटर देन E1 होगा, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्नों की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा फ्लक्स कट करेंगे तो ज्यादा ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिसके कारण E2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, E1 तथा नंबर ऑफ टर्न्स N2 रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, नंबर ऑफ टर्नों की संख्या। तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, किससे ज्यादा होंगे, N1 से ज्यादा होंगे तथा करंट I1 इज ग्रेटर देन I2 होगा, इसमें करंट का मान उसका उल्टा होता है। आज के लिए केवल इतना ही और हमारे वीडियो को देखने के लिए सभी लोग आप लोगों का शुक्रिया। उम्मीद है हमारा वीडियो ये आप लोग को पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें तथा धन्यवाद। कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI पलई पट्टी बाबतपुर वाराणसी, एडमिशंस ओपन।